जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 52। आज के लेक्चर में चैप्टर 8 का जो थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे इनमें हमने स्टडी किया था, परसों वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कल तो कस्टमर नीड पढ़ा था, उससे पहले हाँ जी बिल्कुल, कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में स्टडी किया था। कैसे आता है हमने पढ़ा था कंपेटेंस और रिसोर्सेज से। फिर इसके बाद कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कस्टमर नीड, जिनमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले कस्टमर के नीड्स को आप समझें कि आपके कस्टमर कौन है और वो क्या चीज़ आपसे रिक्वायर करते हैं, यानी उनके साथ ज़रूरत क्या है, और फिर उस ज़रूरत को आपने कंपैरेटर से बेहतर तरीके से सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसमें हमने जो स्टडी किया था, अहम चीज़, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे। जैसे हमने टाइप ऑफ कस्टमर पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा कस्टमर की नीड्स क्या होती हैं अमूमी तौर पे, वो किन बेसिस पे बाइंग का डिसीजन करता है किसी भी प्रोडक्ट, वो पढ़ा। और जो अहम चीज़ हमने पढ़ी थी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या थी, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। कि किसी भी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में 4 मेजर डिसीजन करना। कौन कौन से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आपके जो वॉल्यूम 1 है आई कैप, सॉरी ये जो आई कैप क्या स्टडी टेक्स्ट है, इसमें जो पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर में हो सकता है कि ये कंसेप्ट टेस्ट हुए हों। तो आपको वॉल्यूम इसी के अंदर, यानी जो हमारे वाली बुक है पब्लिशिंग के लिए जो हम बेच चुके हैं, इसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने ऐड किए। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर को मजीद आगे पढ़ लें, 2-3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपको फिर होम असाइनमेंट दी जाएगी। अभी कल और आज के लेक्चर में कोई होम असाइनमेंट नहीं थी, सॉरी कल और परसों के लेक्चर में कोई होम असाइनमेंट नहीं थी, आज के लेक्चर में होम असाइनमेंट है। ठीक है जी, तो प्रीवियस 2 कंसेप्ट हमने स्टडी किए हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए उनमें। शाबाश शाबाश, पूछ ले पूछ ले पूछ ले। पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। कुछ नहीं पूछना, सब आता है आपको, शाबाश, बेहतरीन। चलिए आज चलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की तरफ। किताब में क्या लिखा है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा हम आपस में गपशप लगा लें। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है, तो आप कुछ जनरल बातें करेंगे। सर आप कहेंगे सर मेहनत करना ज़रूरी है, और उसमें जो है इनोवेशन, जो काम कर रहे हो उसमें इनोवेशन होनी चाहिए, प्लानिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल पूछूं कि इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है, तो आपको वही जनरल बातें करनी चाहिए कि फिर उस इंडस्ट्री के लिहाज से कुछ स्पेसिफिक बातें जो है वो बतानी चाहिए। ठीक है, तो आप जब बिजनेस करते हैं तो किसी ना किसी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं ना, इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना है, उस इंडस्ट्री में उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है, ये डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री के ऊपर। और उसमें बहुत सी चीजें हैं जो कामयाब होने के लिए जरूरी हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉलेज है, इसमें सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, यानी सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या, कि कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बताइए कि कॉलेज के कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। फैकल्टी यानी टीचर्स हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, शाबाश, और कैंटीन अच्छी होनी चाहिए, जो अदर स्पोर्ट्स स्टाफ है उसका रवैया अच्छा होना चाहिए, अफोर्डेबल फीसिस होनी चाहिए। वो एक चीज़ तो भूल ही गए जो सबसे अहम है, जो सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं, ऑनलाइन ऑप्शंस होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जिस पे आप शोर मचाते हैं, चाय नहीं, चाहे तो क्लास है, लाइब्रेरी, फिर वाईफाई, इंटरनेट। ठीक है, ये चीज़ें और भी लोकेशन, उसकी लोकेशन ऐसी हो इजीली एक्सेसिबल हो, आने जाने में आसानी हो, वगैरह वगैरह। एसी क्लास के अंदर, ठीक है, चल रहे हो, सीटिंग कैपेसिटी अच्छी हो, ठीक है, साउंड सिस्टम बेहतर हो, ठीक है, बड़ी क्लास है अगर तो, और इस तरह की और भी शायद बहुत सी चीज़ें सोचते जाएंगे आपके ज़हन में, मजीद हो सकता है 5-7 चीज़ें आती जाए। क्या ये सारी चीज़ें एक अच्छा कॉलेज बनाने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल है। इनको हम कहते हैं सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है,
लेकिन वैसे तो ये सारी ही सारी आइडियली परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का, कि हमारे मसले मसाइल तो बहुत से होते हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हैं। तो बताइए क्या कोई पर्सन जिस भी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल कॉलेज की बात करें हम, उनके पास अनलिमिटेड फंड्स होंगे कि वो हर सक्सेस, रिसोर्सेज होंगे अनलिमिटेड कि वो हर फैक्टर को परफेक्ट लेवल तक लेके जा सके? नहीं होगा। ये नेचुरल बिजनेस है ना। ऐसे आइडियली आप अभी स्टूडेंट है ना, तो आप सोचते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, थोड़ा आइडियलाइज वर्ल्ड में रहते हैं। जब आप आज से कोई 10, 12, 15 साल के बाद थोड़ा दुनिया में आपको पता चलेगा इर्द गिर्द क्या हो रहा है, काम कैसे होता है, क्या गलतियाँ होती है, जब आप खुद उस फेज में उतरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अभी तो घर जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वाले साहब वालदा कहती है जल्दी आया करो, जब तक तुम घर नहीं आते तो नींद नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, सो जाया करें, मैंने तो अपने टाइम दोस्त के पास बैठा पढ़ रहा था, आ ही जाने वापस। लेकिन जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे फिर ही आपको एहसास होगा कि क्या परेशानी होती है। तो उसी तरीके से जब आप उस प्रैक्टिकली आज से 10, 15, 20 साल बाद जब उस बिजनेस में एंटर होंगे ना, फिर आपको पता चलेगा परफेक्शन किसी भी जगह पे पॉसिबल नहीं है। बहरहाल, तो आप ये बात अभी भी फिलहाल इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा, एग्री करते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते? ओके, तो क्या हमें हर सक्सेस फैक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए? नहीं, कुछ सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कुछ पे फोकस नहीं कर सकते हैं। वो आपको याद है वो एक लाइन बोली थी था, आई कैन डू एनीथिंग बट आई कैन नॉट डू एवरीथिंग। ठीक है ना? तो हम, अब सक्सेस फैक्टर आपके सामने है, आप उनमें से किसी भी 5 को फर्ज कीजिए, मैं कहता हूं इंप्रूव कर सकते हैं। टोटल 20 है सक्सेस फैक्टर, किसी भी 5 को अप्रूव, किसी को भी कर, सबको नहीं कर सकते, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन किसी को भी कर सकते हैं 5 को। कौन से 5 फैक्टर सेलेक्ट करेंगे? पहले तो बताइए क्या आपको ये फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि ये सारे फैक्टर्स ही अच्छे हैं? एक कॉलेज की सक्सेस में ये सारे फैक्टर्स ही, टेस्टिंग सिस्टम तो भूल ही गए हम, टेस्टिंग सिस्टम भी तो सक्सेस फैक्टर है। सारे ही फैक्टर्स जो है वो अच्छे हैं, जरूर होने चाहिए। क्या इनमें से कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले उनको अलग से क्लासिफाई करना चाहिए या नहीं? क्यों करना चाहिए? हाँ, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सके, कम से कम उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो, बाकियों के ऊपर हो भी जाए खैर है, इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना हो। इन सक्सेस फैक्टर्स को जो किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री में होते हैं, जो कि बाकी के सक्सेस फैक्टर से ज्यादा है, यूं समझिए टॉप फैक्टर्स, टॉप 3, टॉप 5 जितने मर्जी कर ले, हमारा टॉप के 3, 4, कहीं 3 होंगे, कहीं 4, कहीं 5 ही, आपकी अपनी जजमेंट है। तो ये जो फैक्टर्स होंगे क्या अलग से क्लासिफाई करने चाहिए? इनको हम कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सक्सेस। बाकी भी सक्सेस फैक्टर है, लेकिन ये वो सक्सेस फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा अहम है। हम किस लिए आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि हम कंप्रोमाइज तो करना ही है भैया जिंदगी में, ठीक है? बिजनेस में कंप्रोमाइज तो कम से कम इनके ऊपर ना कंप्रोमाइज किया जाए, या मिनिमम कंप्रोमाइज हो इन चीजों के ऊपर, ये ज्यादा अहम है दूसरों की निस्बत। यह है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। भी बात समझ आ रही है? सक्सेस फैक्टर और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में फर्क समझ आ रहा है आपको? शाबाश। तो जरा मुझे बताइए कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस फैक्टर तो सारे बता दिए, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन कौन से? टीचर, ठीक है, और 3 बताने आपने, सिर्फ 3। टीचिंग स्टाफ, टेस्टिंग सिस्टम और अफोर्डेबल प्राइसेस। उन्होंने कहा ये 3 चीजें हैं, बाकी भी सक्सेस फैक्टर गुड, लेकिन ये 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है। वैसे आई कैप अगर फर्ज करें, वैसे ही पूछ रहा हूं, आई कैप अगर आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में कह दे कि इसके 6 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताओ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो 3 ही बताएंगे, हम 3 ही होने चाहिए। ऐसे है कि 6 बता देंगे? अगर उसने कहा 10 बताओ, 10 बता देंगे, हमें क्या है। लेकिन असल चीज क्या है? मेन कंसेप्ट देखें, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ज्यादा नहीं होते, ठीक है? वो कितने होंगे? सिर्फ 3-4 जिनके ऊपर आप फोकस कर सके। ज्यादा चीजें होंगी ना तो आप फोकस नहीं कर सकेंगे उनके ऊपर, फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में और सक्सेस फैक्टर में फर्क ही कोई नहीं रहेगा। तो लफ्ज क्रिटिकल का मतलब क्या है? टॉप के 3, 4 या 5 फैक्टर्स। चलिए, आज के लेक्चर में हमने यही सीखना है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में क्या सीखना है हमने? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर इम्प्रूव कैसे करना है। एक ऐसी बंद कर दें, इम्प्रूव कैसे करना है, ये वाला ऐसी बंद कर दें, हाँ जी, ये कर दें और एक सामने वाला भी कर दें।
तो इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है ये। अच्छा जरा मजीद एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम में चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, एग्जाम में आपसे कोई भी इंडस्ट्री देके पूछ सकता है इसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताओ, कोई भी इंडस्ट्री बताइए, कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं आप? ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ जी, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी बनाएंगे भाई इंशाल्लाह। बताइए इसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन से हैं, कितने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर चाहिए? 3 4 5 2 कितने? 5। चलिए बताइए आप लोग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है? वैसे कम होते तो बेहतर था, बहरहाल क्या है? नंबर 1 अफोर्डेबिलिटी, प्राइस, ये हो गया करेक्ट। और क्वालिटी उसकी क्या है? शाबाश। डिजाइन, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है? कितने शहरों में अवेलेबल है कभी, ठीक है। और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, शाबाश, उसकी कितने हैं, ठीक है। और इसके अलावा इजीली डिलीवर हो, टाइम टू डिलीवर, कितने टाइम में गाड़ी डिलीवर, बिल्कुल ये इसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। अच्छा जरा मुझे बताइए और एग्जांपल, कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस कंपनी है, इसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में 3 चीजें बताइए कौन कौन सी होगी? टाइमली डिलीवरी, शाबाश। सेफ्टी, रिलायबल डिलीवरी, टाइमली भी होनी चाहिए, रिलायबल भी होनी चाहिए, जो चीज भेजी है वो पहुंची हो, ठीक है। और इसके अलावा प्राइस, शाबाश। इसके अलावा भी कोई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है? 3 तो आपने बता दिए, एडिशनल एक आधा बता दें। कॉन्फिडेंस, वो रिलायबिलिटी में क्लियर हो गया कि भाई जो हम भिजवा रहे हैं वो एज इट इज पहुंचे। कवरेज, कि कितने एरियाज में कवरेज है उनके, और कॉस्ट भी, कॉस्ट तो लगभग आप हर सेक्टर में लिख सकते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और बताइए कोई इंडस्ट्री के एग्जांपल दीजिए, किसी इंडस्ट्री के एग्जांपल दीजिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपको डिफरेंट इंडस्ट्री का नॉलेज है कि किस इंडस्ट्री में क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज पता है ना किसी इंडस्ट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, तो समझिए आपको एक बार उस इंडस्ट्री का नॉलेज है। और इंडस्ट्री बताइए शाबाश। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे क्लॉथ मेकिंग वगैरह जो है, क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जैसे कौन सी ये फैब्रिक्स वगैरह बनाते हैं, फेमस कौन? सफायर, इस फायर या इस तरह की जो कंपनीज हैं, इनके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है बताइए? प्राइस, शाबाश। और क्वालिटी ऑफ स्टफ, कितना ड्यूरेबल है। इसके अलावा ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। और इसके अलावा डिजाइन, सबसे ज्यादा तो क्वालिटी के साथ ही आपको डिजाइन भी बोलना चाहिए था। जो कपड़े बिकते हैं मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज इनमें इनका डिजाइन है, ड्यूरेबिलिटी भी है, कितना अर्सा चलते हैं, डिजाइन, प्राइस, कवरेज, ठीक है। और बताइए कोई और इंडस्ट्री बताइए। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, अच्छा न्यूज इंडस्ट्री बताइए, न्यूज मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? हाँ सच्ची खबर, शाबाश। सबसे बड़ा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? सर नहीं, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं है, सच्ची खबर नहीं। हाँ ब्रेकिंग न्यूज कितने दे रहे हैं, शाबाश। न्यूज नहीं भी है उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाना, ठीक है। आप कितना न्यूज में थ्रिल क्रिएट करते हैं, कितनी अटेंशन कैप्चर करते हैं, ठीक है, ये इसका क्रिटिकल सक्सेस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके अलावा और कोई इंडस्ट्री? और भी सर, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ये भी अच्छी है, एग्जांपल है। जैसे फर्ज कीजिए कि क्या एयरलाइन के बारे में कहीं, या बस सर्विस के बारे में? बस सर्विस के बारे में, हाँ आजकल तो आप बुकिंग करवा रहे होंगे ना घर जाने के लिए। तो बताइए बस सर्विस में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं? हाँ कितने एरिया, रोड्स कितने हैं उसके पास, कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग पॉसिबल है, किन किन शहरों में कवरेज है इसकी, और कन्वीनियंस क्या है ट्रैवलिंग के दौरान में, क्वालिटी ऑफ बसेस क्या है, शाबाश, और प्राइस क्या है। चलिए इन एग्जाम्पल से क्या हम ये समझ गए हैं कि हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरों की निस्बत ज्यादा अहम है। वो आपको इस कंसेप्ट के अंदर यही सिखाना चाह रहा है, आप इस काबिल हो कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपके बिजनेस से रिलेटेड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स
कौन से हैं? आइए अब जरा देखते हैं किताब हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले किताब हमें ये सिखाती है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, ये आप समझ गए हैं। ये कौन से फैक्टर, ये ऐसे एरियाज हैं जो जरूरी है स्ट्रेटेजिक सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए क्या जरूरी फैक्टर्स। डन, डेफिनेशन समझ आ गई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की। किसी भी बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, इसमें अहम चीज याद रखिएगा, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बिजनेस टू बिजनेस वेरी, वो आपकी फेवरेट एग्जांपल तो भूल ही गए, मोबाइल वाली। मोबाइल में हाँ चलते चलते क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स मोबाइल में कौन कौन से हैं? प्राइस और फीचर। मैं कुछ स्पेसिफिक फीचर बताएं तो। अच्छा आप ऐसे बता रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कस्टमर नीड ही छाप रहे हैं, ये केस स्टडी में कस्टमर नीड ही छाप, नहीं ऐसे नहीं, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देना, पता है। हालांकि है बेसिकली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कस्टमर नीड को ही बेहतर तरीके से सर्व करना है, यानी वो चीज जो कस्टमर के लिए सबसे अहम है वो हमारी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होनी चाहिए, लेकिन उसको स्पेसिफिक इंडस्ट्री के साथ रिलेट करके बताएं। अच्छा कैमरा, हाँ ये चीज। अरे अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं मुझे दो वो चीजें बताइए जो सबसे अच्छी, हमारे हम न्यू मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं मोबाइल का, दो वो चीजें बताइए जो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा अहम है, जिसकी वजह से कस्टमर हाई प्राइस देने को तैयार होगा। बैटरी टाइम ज्यादा हो, और कैमरा और स्टोरेज। कितनों के ख्याल में बैटरी टाइम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है? हाथ उठाए। कितनों के ख्याल में कैमरा क्वालिटी, कितनों के ख्याल में स्टोरेज कैपेसिटी? स्टोरेज वाले निस्बतन कम है। तो ये हमारे क्या हो गया, फास्ट चार्जिंग कितनों के ख्याल में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है? शाबाश बताइए। हाँ, इस तरीके से कंपनीज रिसर्च करती हैं और देखती हैं अपने हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, और उसके मुताबिक उनको ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करती हैं हर एरिया में इंप्रूव करने की, लेकिन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है वो ज्यादा है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाता जी। अच्छा, फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ओके, आगे चलते हैं। कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्यों अहम है भाई? एक तो ये कि आपको अंदाजा हो जाता है किन एरिया में फोकस करना है, और फिर असल कहानी जो है ना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से शुरू होती है, यहां से खत्म नहीं होती। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है ना, इसके बाद हमें क्या इसको इंप्रूव करना चाहिए, तो वो एक बात बताता है, कहता है जिस चीज को आप इंप्रूव करना चाहते हैं ना, उसको आप मेजर करना शुरू कर दें, उसको आप मेजर करना। एक फेमस कोट है हमारे मैनेजमेंट में कि इफ यू कैन नॉट मेजर समथिंग यू कैन नॉट मैनेज इट। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को आप मैनेज भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये भाईजान कहते हैं सर पास होने के लिए, सीए में पास होने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? मेहनत करनी चाहिए सर, मेहनत करनी चाहिए, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है जी। क्रिटिकल मानते हैं आप? मेहनत करें, बिल्कुल। अब अगर आप ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, इन भाईजान ने कहा सर मैं सारी क्लास से ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं आउट परफॉर्म करूंगा सारे कंपैरेटर से, सारी क्लास से ज्यादा मेहनत करूंगा। मुझे बताइए, जब तक हम मेजर नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर कि क्लास में कौन सा स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ता है, क्या ये अपने कंपैरेटर से आउट परफॉर्म कर सकते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं? जब इनको पता ही नहीं कि कितने घंटे दूसरे स्टूडेंट पढ़ते हैं और मुझे कितने घंटे पढ़ना है, जब अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते, क्या इसको इंप्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ ये कह दे सर मैं बहुत मेहनती हूं, नहीं भैया बताओ कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो? मुझे आके ये भाई भी कह रहे सर मैं बहुत मेहनती हूँ, ये भाई भी कह रहे हैं सर मैं बहुत मेहनती हूँ, क्या मैं डिसाइड कर सकूंगा दोनों में से कौन से ज्यादा मेहनती हैं? या किसी एक को अगर मैंने सजेशन देनी है कि भैया आपको मजीद मेहनत की जरूरत है, तो जब तक मेरे पास क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं होगी मैं इंप्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन दे सकूंगा? नहीं दे सकूंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सर मैं डेली एमएफए सब्जेक्ट पढ़ता हूं। अब हो सकता है जरूरत से ज्यादा पढ़ते हो सकता है जरूरत से कम पढ़ते हो। मैंने जब इसको मैनेज करना है, इंप्रूव करना है इनकी रूटीन को, ठीक है, इनकी स्टूडेंट लाइफ को, क्या मेरे पास क्वांटिफाइबल मेजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगला कंसेप्ट हमारा यही है, क्या कि हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को जब आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई टूल होना चाहिए उसको मेजर करने का। क्योंकि देखिए
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहला था। अब क्या करना है, इसको इंप्रूव भी तो करना है, कंपैरेटिव से बेहतर परफॉर्म करना है। जो चीज कस्टमर के लिए अहम है वो पता चल गई, हमें क्रिटिकल है अहम पता चल गई। अब क्या करना है, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो आप उस चीज को मैनेज भी नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मेजर करने का नाम क्या है, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे उन्होंने कहा सर मोबाइल के अंदर कैमरा क्वालिटी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, एग्री करते हैं। अब कैमरा क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है, यानी कैसे आपको पता चलता है कि इस कैमरा की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और इस कैमरा की क्वालिटी कम है, कैसे पता चलता है? कि किस चीज को, किस यूनिट को कंपेयर करते हैं? यूनिट क्या है? हाँ, पिक्सल, मेगापिक्सल। कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। अब देखें, ये कैमरा हाई क्वालिटी का है, ये लो क्वालिटी का है, बात समझ नहीं आ रही। ये कैमरा 20 मेगापिक्सल का है, ये कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, ये बात समझ आ रही है। तो जब आपने क्वालिटी को इंप्रूव करना है ना, तो ऐसा नहीं सर हमारे इस मॉडल के कैमरा की क्वालिटी पिछले मॉडल के कैमरा की क्वालिटी से इंप्रूव्ड है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जरूर है, लेकिन इससे सही वैल्यूएशन नहीं होगी। सही वैल्यूएशन कैसे, कितना, क्वांटिफिकेशन करें तो टारगेट को अचीव करने में आसानी होती है। पिछले दफा 40 मेगापिक्सल था, इस दफा 50 मेगापिक्सल। भाईजान ये हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेल का बढ़ना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। तो आपने इस दफा पिछले साल की निस्बत ज्यादा सेल करनी है, क्या करेंगे? ये 2 रुपए ज्यादा सेल करके कहेंगे हो गई सर सेल, हो ही गई ना, हो ही गई। क्या करना चाहिए, मुझे कोई KPI सेट करना चाहिए। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या KPI क्या है, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को मेजर करने का तरीकाकार है, तरीकाकार। ठीक है जी, हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में गए, चले बताइए जरा, रेस्टोरेंट का शाम को गए खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, इसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है? क्या है? टेस्ट क्या है, शाबाश, एनवायरमेंट, प्राइसेस, दूर है पास, बिल्कुल ठीक। अच्छा, वेट कितना करना पड़ता है, सर्विंग टाइम। सर्विंग टाइम फर्ज कीजिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, इसका KPI क्या होगा? कितने मिनट में ऑर्डर सर्व किया जाता है, शाबाश, ये इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ठीक है, तो याद रखें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स डिसाइड करना पहला मकसद, उसके बाद हमने क्या कोशिश करनी है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को क्वांटिफाइबल टर्म्स में कन्वर्ट करें। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को क्वांटिफाइबल टर्म में कन्वर्ट करने क्या कहलाता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये कुछ केसेस में आसान है, कुछ केसेस में मुश्किल है। ठीक है, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स से KPI बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बार बनाना है हमने। क्यों बनाना है? क्योंकि ताकि बाद में हम इसकी बेस पे टारगेट सेट कर सके और हम इंश्योर कर सके कि हमारा डे बाय डे KPIs इंप्रूव हो रहे हैं, तो मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। डन जी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और KPI में रिलेशनशिप समझ आ गया? क्या है, क्या रिलेशनशिप है? KPI एक टूल है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब ये हमें पता चल, अच्छा ये अब कुछ उसने हमें एग्जांपल्स दी हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की कुछ इंडस्ट्रीज की बेस पे, जो कि आप इससे ज्यादा एग्जांपल्स बता चुके हैं, लेकिन फिर भी किताब वाली एग्जांपल पढ़ लेते हैं। उसने पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को डिफाइन किया, फिर उसके बाद उसने एग्जांपल दी। उसने कहा स्पोर्ट्स कार है, इसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है, हाई स्पीड और क्या है, इंजन की पावर। अच्छा, प्राइस कंट्रोवर्शियल, अमूमी तौर पे स्पोर्ट्स कार के, देखिए फैमिली कार्स है ना, ट्रैवलिंग के लिए जो यूज करते हैं, उसमें प्राइस रेलिवेंट फैक्टर है कस्टमर के लिए, स्पोर्ट्स कार में नहीं है। स्पोर्ट्स कार में कस्टमर पैसे नहीं बचाना चाहता जो इसके यूजर्स हैं। ठीक है, उसके लिए स्पीड ज्यादा अहम है, इंजन पावर ज्यादा है। हालांकि प्राइस भी एग्जाम में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। एग्जाम में अगर कहीं 4-5 चीजें लिखनी है आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में, तो प्राइस भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स यही है। क्योंकि देखिए इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस बिजनेस के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होने चाहिए।
और कौन से होने चाहिए वन ये भी नहीं है। आपको कंसेप्ट जरूर सिखाया जाए, रॉकेट साइंस में कोई साइंस नहीं है। होंडा से पूछ ले उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है कुछ और हो, ओके प्राइस है। टोयोटा से पूछे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो कहते हैं प्राइस नहीं है, हमने अपनी कार में हाइब्रिड सिस्टम कस्टमर को देना है, ये हमारे क्रिटिकल सक्सेस। उनका कोई और फोकस है, दूसरे का कोई और फोकस है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट, तो ये जनरल कंसेप्ट है। समझाना क्या मकसद है इस पूरे टॉपिक का, आपको ये पता चल जाए हर बिजनेस में कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा अहम है, और आपको उस बिजनेस के लिहाज से ये आइडेंटिफाई करना है जो भी प्रैक्टिस में बिजनेस करने जा रहे हैं कि इस बिजनेस में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है। पहले ये हमारा टारगेट आ गया, अब इसको अचीव करने के लिए आपने केपीआई सेट करने हैं ताकि आपको डेली पता चल जाए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूं ना भैया आपने ये सब्जेक्ट पास करना है तो मेहनत करनी है, बात सही है, लेकिन कितनी मेहनत करनी है ये नहीं पता। अभी बात अधूरी है बात ठीक, लेकिन पूरी नहीं है। पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक टारगेट सेट करने पड़ेंगे। भैया हर रोज आपने 2 घंटे पढ़ना है, 1.5 घंटे पढ़ना है सब्जेक्ट, 1 घंटा पढ़ना है फॉर एग्जांपल, जो भी टारगेट है यह केपीआई। पार्सल डिलीवरी सिस्टम ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फास्ट पिकअप यानी क्विक डिलीवरी हो, रिलायबल हो, ठीक है, पिकअप लोकेशन ज्यादा हो, होम डिलीवरी भी हो, या घर से आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्शन पॉइंट वगैरह वगैरह। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर समझ आ गया, ओके। अच्छा, अब ये एक अप्रोच है, ये जॉनसन एंड शोल्स की 6 स्टेप अप्रोच कहलाती है। जॉनसन एंड शोल्स कोई मैनेजमेंट साइंटिस्ट होंगे, कोई कह रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एंड यूज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। 6 स्टेप्स हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है और यूज करना है। बात वही सादा सी है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं ना, जरा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बात करते हैं, सिस्टमैटिकली बात करते हैं। बात आसान सी क्या है भाई, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कैसे यूज करो। नंबर 1 देखो बिजनेस कौन सा है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सक्सेस फैक्टर कौन से हैं। नंबर 2 फिर उन सक्सेस फैक्टर्स को अचीव करने के लिए केपीआई सेट करो। केपीआई सेट करने के बाद फिर अपने अंदर वो एबिलिटी लेके आओ कि आप उन केपीआईज को अचीव कर सके, उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव कर सके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर हमने ये डिसाइड किया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में अहम है, तो फर्स्ट कीजिए वो बस सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यदि ट्रैवलिंग पॉइंट्स जो हैं, रूट्स वगैरह जो है वो ज्यादा होने चाहिए, तो इसका केपीआई क्या होगा, नंबर ऑफ बसेस की तादाद को बढ़ाओ। ठीक है, अगर आप के ख्याल में जो बस वाले केस में ट्रैवलिंग में जो टाइमली डिपार्चर और टाइमली अराइवल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है, तो केपीआई में डिसाइड करो कि हर बस में जो ड्राइवर है कितने मिनट लेट उसने अपना सफर स्टार्ट किया या कितने मिनट लेट पहुंचा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करो। तो फिर आप बता सकेंगे कि मोर देन 90% केसेस में हमारे ड्राइवर वक्त पे या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लेट हुए हैं। ठीक है, ये आप ये क्वांटिफिकेशन करेंगे तो फिर पता चलेगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अचीव हुआ कि नहीं और किस हद तक हुआ, और इसमें इंप्रूव करते जाओ। जितना इंप्रूव करते जाओगे उतना कंपैरेटर से बेहतर होते जाएगा। तो अब लेकिन वो जो एक सिस्टमैटिक अप्रोच उन्होंने दी, ये तो इजी बात हो गई ना। बिजनेस में जाओ, अहम पॉइंट्स देखो, केपीआई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, केपीआई डिसाइड करो, केपीआई को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करो, और आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट करते करते कोशिश करती है कंपैरेटर से भी, यानी केपीआई को अचीव कर रहे हैं अच्छी बात है, सिर्फ अचीव करना काफी नहीं है, कंपैरेटर से बेहतर अचीव करना जरूरी है। इसी बात को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो कैसे बताते हैं। हाउ टू, कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड यूज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। किसने बताया था ये तरीकाकार हमें, जॉनसन एंड सोल्स है या स्कोल्स है, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, बहरहाल जॉनसन एंड स्कोल्स या शोल्स। उन्होंने क्या थ्योरी बताए, 6 स्टेप। स्टेप नंबर 1 उन्होंने कहा सुनो क्या करो भाई, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करो उस बिजनेस का। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं, उसने कहा आइडेंटिफाई के साथ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आपने यूज भी कैसे करना है। जैसे क्या हो सकता है, लो प्राइस, कोरियर वाली एग्जांपल में फर्ज कीजिए, लो प्राइस फास्ट। ये वैसे उसने जेनेरिक वे में बताया या डिफरेंट इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है।
ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे पार्सल जो डिलीवर करते हैं TCS वाले, उनमें भी देखिए अगर ये फैक्टर्स उनके लिए भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है। फिर इसके बाद क्या करें, अब आपका जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ना, वो फौरी KPI में नहीं गया, कहने का आपने डिसाइड कर लिया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, अपने अंदर वो डेवलप करें, क्रिएट करें, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अपने अंदर आइडेंटिफाई करें। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए क्या स्किल जरूरी है, वो स्किल क्रिएट करो अपने अंदर, आइडेंटिफाई करो क्या स्किल जरूरी है। और नंबर 3 में उस स्किल को अपने अंदर क्रिएट करो, बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, उसने एक नया कंसेप्ट दिया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और KPI के दरमियान में। देखिए कंप्लीट पिक्चर तो कॉन्फिडेंस के साथ ही आती है, क्या करना है उसकी क्वांटिफिकेशन। तो अब जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपने अंदर कुछ स्किल भी तो डेवलप करना पड़ेगी। यानी फर्ज कीजिए अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये कहता हूं आपने मेहनत करनी है, तो फर्ज करें वो 0 पे खड़ा है, उसे पहले क्या करना है, मैंने उसे बताया CA करने के लिए मेहनत जरूरी है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मैंने उसे बताया हर रोज 2 घंटे पढ़ना है, KPI। अब उसने क्या करना है, अब उसे पढ़ना है, अपने पढ़ने की आदत डाले। ये क्या, पढ़ना पड़ेगा, पास होने के लिए पढ़ना मेहनती बनने के लिए हर रोज पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को रियलाइज करना, ये है आइडेंटिफाई स्किल्स या कॉम्पिटेंस नीडेड, कि आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए क्या स्किल चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस चाहिए, वो आइडेंटिफाई करो, ढूंढो। मेहनती बनना है, क्या करना पड़ेगा, रिक्शा चलाना पड़ेगा क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा, वो भी मेहनत करते हैं, नहीं, क्या करना पड़ेगा, इस हमारे प्रोफेशन में पढ़ना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करो और फिर क्या करो, फिर पढ़ो। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, उसको बिल्ड भी करना है, अपने अंदर क्रिएट करना है उस कॉम्पिटेंस को। क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अचीव करने के लिए क्या कॉम्पिटेंस होना जरूरी है, ये पता चले, नहीं, बल्कि क्या करना है उसको अपने अंदर क्रिएट, बिल्ड। हाँ जी, आइडेंटिफाई भी करना है, आइडेंटिफाई करने और बिल्ड करने में फर्क समझ आ रहे हैं। जैसे आपको पता है मोबाइल खतरनाक चीज है, आइडेंटिफाई किया हुआ है आपने, लेकिन अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सके कि इससे जान छुड़ा सके या वक्त अपना कम कर सके। प्रॉब्लम का अंदाजा होता है आपको बाज़ औक़ात, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। कहता है सिर्फ आइडेंटिफाई ना करो स्किल को, कॉम्पिटेंस को, स्किल मतलब कॉम्पिटेंस एक ही बात है, स्किल या कॉम्पिटेंस, बल्कि उसको क्या करो, अपने अंदर क्रिएट भी करो, बिल्ड करो। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करने और यूज करने के 6 स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप नंबर 1, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करो। फिर उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए क्या कॉम्पिटेंस जरूरी है, उसको भी आइडेंटिफाई करो। फिर वो जो कॉम्पिटेंस है, स्किल है, उसको अपने अंदर क्रिएट करो। फिर क्रिएट करने के बाद अब कंपैरिजन करना है कि क्या हमें जिस लेवल की कॉम्पिटेंस चाहिए वो पूरी हो गई कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, KPI सेट करते हैं। अब आया KPI। जॉनसन एंड शोल्स ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को KPI के साथ लिंक नहीं किया, दरमियान में एक चीज उन्होंने कहा क्या करना है ये तो पता है, लेकिन अब वो जो करना है अपने अंदर वो क्रिएट भी तो करो, एबिलिटीज। ठीक है, तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई किया, और फिर अपने अंदर बिल्ड किया, क्रिएट किया उस कॉम्पिटेंस को। मेन कंसेप्ट ये है। आगे वो यही कह रहा है कि भाई उसके बाद आपने कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए कर रहे हैं। फिर सेट KPIs को सेट किया ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि जो आपने कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई किया है, अपने अंदर बिल्ड किया है, किस लेवल तक पहुंचे हैं। अब अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को KPI के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। नेक्स्ट गालबन वो यही कह रहा है, हाँ, मॉनिटर KPIs प्लस कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर जो स्किल है, जो कॉम्पिटेंस है, उसको क्या करते रहो, इंप्रूव करते रहो, और साथ साथ नजर रखो अपने KPIs के ऊपर भी, कंपैरेटर्स के ऊपर भी। सिर्फ KPI को अचीव कर लेना
नहीं, काफी अच्छी बात जरूर है, कंपेटिटर से इंप्रूव करना है। ठीक है, सिर्फ टेस्ट में पास होना काफी नहीं है। क्या कह रहा है? टेस्ट में पास होना काफी नहीं है, बल्कि टॉप पोजीशन पे आना जरूरी है। तो ये 6 स्टेप्स हुए। अच्छा, मुझे ना जाती तौर पे ये लगता है, शायद आपको भी ये फील होता हो, कि स्टेप्स 6 है सारे ठीक, इनकी तरतीब कोई ऊपर नीचे है। अगर मेरे बस में होना तो मैं इसकी तरतीब को ठीक कर दूं। हाँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के साथ लिखना चाहिए, जैसे शायद मेरे मुताबिक हो तो मैं क्या करूँ, पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद केपीआई डिसाइड करो, फिर केपीआई के बाद कंपिटेंस को आइडेंटिफाई करो क्या चाहिए, फिर कंपिटेंस को बिल्ड करो, फिर उस कंपिटेंस को मेजर करते जाओ, मॉनिटर करते जाओ, और इस हद तक एंड पे बढ़ाओ कि कंपैरेटर से भी आगे निकल जाओ। ये 6 स्टेप्स। लेकिन उसने स्टेप्स को छोड़ दिया, हम उसी बुक को ही फॉलो करेंगे। क्या स्टेप आपको अलग अलग समझ आ रहे हैं? स्टेप नंबर 1 में क्या है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करो। फिर क्या है? कंपिटेंस आइडेंटिफाई करो। कौन सी कंपिटेंस? जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने के लिए जरूरी है। कंपिटेंस आइडेंटिफाई कर ली, अब क्या करना है? अपने अंदर उस कंपिटेंस को क्रिएट करना। क्रिएट कर लिया, अब क्रिएट किया तो 0 पे है अभी आप, 2 दिन बाद होंगे 5 पे, 4 दिन बाद होंगे 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30 पे। कैसे पता चलेगा कि आप डे बाय डे ये अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं इस कंपिटेंस को? कैसे? नेक्स्ट केपीआई। तो कंपिटेंस बिल्ड किया ना, साथ ही साथ केपीआई के साथ कंपेयर भी करते रहो, और फिर केपीआई के साथ केपीआई सेट कर लिए तो डे बाय डे अब क्या करना है आपने? अपनी कंपिटेंस को देखिए, इन तीनों को ना इकट्ठा समझे, ये 1, ये 2, ये 3। कंपिटेंस आइडेंटिफाई की, कंपिटेंस को अपने अंदर क्रिएट किया, कंपिटेंस को डे बाय डे इंप्रूव किया। कंपिटेंस को आइडेंटिफाई की, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए क्या चीज जरूरी है? आइडेंटिफाई किया, अपने अंदर बिल्ड किया, क्रिएट किया, इंप्रूव किया। इंप्रूव करते हैं, ठीक है। और इसको इकट्ठा देखिए, क्या है? क्रिटिकल सक्सेस आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर करने केपीआई सेट किया, और फिर जो हमारी कंपिटेंस हमने क्रिएट करके इंप्रूव कर रहे थे उसको केपीआई के साथ कंपेयर करते रहो कि क्या हमारी कंपिटेंस केपीआई को अचीव कर रही है कि नहीं, उसको उसने पीछे छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। समझ रहे? ये थोड़ा सा तरतीब आगे पीछे करके देखें तो मॉडल मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो 6 स्टेप्स हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो कि जॉनसन एंड शोल्ट्ज बताते हैं। फिर से बताइए जरा, हो जाए 6 को, तरतीब नहीं मुझे चाहिए फिलहाल, तरतीब के बगैर सुनाए जरा। क्या नंबर 1 क्या होगा? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, और क्या करना है? फिर इसका कंपिटेंस आइडेंटिफाई की जो उसके लिए जरूरी है, और कंपिटेंस को बिल्ड किया, फिर उसके बाद क्या किया? केपीआई सेट कर लिया, फिर उसके बाद इंप्रूव करते रहे, स्ट्रेंथन करते रहे, और केपीआई के साथ कंपेयर करते रहे। सिंपल। समझ आ गया किस तरीके से? जरा जल्दी से फिर से, क्योंकि अब मैं बोलता हूँ जरा चेक कीजिएगा कोई स्टेप रह तो नहीं क्या। स्टेप तरतीब आगे पीछे हो गई तो वो प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सेम रखे चाहे आगे पीछे रखे, फिलहाल आपको इसकी इजाजत है। वैसे एग्जाम में कोशिश करनी, अगर वो हमसे पूछे तो हम इसी तरतीब के साथ लिखे तो ज्यादा बेहतर है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद हमने देखा उसके लिए कंपिटेंस कौन सी चाहिए, कंपिटेंस आइडेंटिफाई की, कंपिटेंस को अपने अंदर क्रिएट किया, बिल्ड किया, फिर इंप्रूव किया, स्ट्रेंथन किया उसको, फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के लिए केपीआई बनाया, और फिर अपनी कंपिटेंस को केपीआई के साथ मेजर करते रहे ताकि डे बाय डे हमें पता चलता रहे कि हम क्या इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, 6 स्टेप्स क्लियर हो गए, कोई मुश्किल तो नहीं है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। ये उसने कहा कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को अप्लाई करने का तरीका क्या है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये अच्छा, अब ये किताब में नहीं लिखा, मेरा अपना जाती ख्याल, ये जितने भी अप्रोचेज होती है ना, ये पढ़े लिखे लोगों की बातें होती है, मुश्किल मुश्किल कर, आसान चीज को वो स्ट्रक्चर बना के ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे स्टेप में ये करे, 2 करे, 3 करे, सादा सी बात है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करो, केपीआई देखो क्या है, और फिर अपनी कंपिटेंस। 3 स्टेप्स में ये कहानी खत्म हो सकती थी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में
केपीआई में, कंपिडेंस में। यही चीज का नाम है। कंपिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है ताकि हमें केपीआई के जैसे पता चलता जाए किस हद तक हम डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जितना केपीआई में स्केल में ऊपर चलते जाएंगे इसका मतलब आपकी इंप्रूवमेंट है। लेकिन बहरहाल आगे चले नेक्स्ट। चलिए ये तो हमारा समझिए 50% काम हो गया, हमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का पता चल गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, वो है बेंचमार्किंग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर खत्म हो गया, अब दूसरा स्टेप आ गया। दूसरा कंसेप्ट क्या, बेंचमार्किंग। ये समय उससे डिफरेंट कंसेप्ट है, ये उससे डिफरेंट कंसेप्ट है थोड़ा। बेंचमार्किंग में क्या करते हैं, बेंचमार्किंग में हम कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को किसी दूसरे के साथ। किस मकसद के लिए, ताकि उसकी टांग खींची जा सके। किसी दूसरे, अपनी टांग थोड़ी खींच दूसरे तो क्या इस पर्पस के लिए, नहीं नहीं नहीं, बेंचमार्किंग का मकसद ये देखिए, बेंचमार्किंग का मकसद क्या है, अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। मकसद क्या है, अपने आप को इंप्रूव करना। जैसे जब हम स्टूडेंट होते थे, जब हम 2-3 दोस्त होते थे स्टूडेंट, तो अक्सर हमारी पोजीशन आती थी, मतलब कभी मेरी आ गई, कभी मेरे दोस्त की आ गई, 3 दोस्त होते थे हम, पोजीशन हमारी ऐसे हो जाते थे। एक दूसरे में 3 में हमारे ग्रुप में से किसी की आ गई पोजीशन, हम कहते थे गुड, अच्छी बात है। किसी और की आती थी ना जिस टेस्ट में, हमें बड़ा मसला होता था। हम कहते थे लाओ तुम अपना टेस्ट दिखाओ, ऐसी कौन सी चीज तुमने की है जो तुम हमसे भी आगे निकल गए हो। और बाज़ वक़्त ऐसा होता था, कोई किसी ने डायग्राम अच्छी बनाई, कोई टेबल अच्छा बनाया, कोई एग्जाम्पल अच्छी दी, तो हम क्या करते थे, उसको ऐड कर लेते थे अपने पास। ये बेंचमार्क, शायद आप भी ऐसा करते होंगे कि कोई स्टूडेंट अगर, हाँ आप कहते हैं सर जो हमारे मार्क्स ठीक है, हम पास हो गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्लास में जिस स्टूडेंट ने टॉप किया है जरा उसका स्क्रिप्ट तो हमें दिखाइए, हमें पता चले आपने उसे किस चीज के नंबर ज्यादा दिए। क्या कंपेयर करते हैं कभी अपनी परफॉर्मेंस में? ये है बेंचमार्किंग। अगर आप ऐसा करते हैं, क्या है बेंचमार्किंग का मतलब, क्या है, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किसी दूसरे की परफॉर्मेंस के साथ। किस लिए? ताकि अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर इसको इंप्रूव किया जा सके। बुक में एग्जांपल देता है जीरोक्स की, पता नहीं शायद अमेरिकन कंपनी या जर्मनी किस कंपनी थी, जर्मनी की कंपनी, हाँ नहीं तो हाँ तो नहीं इसने जीरोक्स एक कंपनी थी, फोटोकॉपी मशीन बनाती थी, और पता चला जो जापानीज कंपनीज हैं इन्होंने इसका मार्केट शेयर कम कर दिया। भी ऐसा ही है ना, जापानीज कंपनी की सेल ज्यादा हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जरा जाके देखते हैं जापानीज कंपनीज क्या करती हैं, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि हमारे से बेहतर प्रोडक्ट बना रही है। इन्होंने जब एनालाइज किया तो पता चला उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी कॉस्ट कम है। आइडेंटिफाई किया, इन्होंने अपने प्रोसेस को मजीद एफिशिएंट किया, कॉस्ट कम हुई, मार्केट को दोबारा गेन कर लिया। ये एक तरीकाकार होता है बेंचमार्किंग। क्या जो सक्सेसफुल कंपेटिटर है उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करो और अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो और फिर उनको क्या करो, इंप्रूव करो। इसमें अहम चीज पता है क्या है, आपने बेंचमार्किंग किसके साथ करनी है। बेंचमार्किंग करना इतना अहम नहीं है, बेंचमार्किंग किस कंपनी के साथ करनी है ये अहम है। जो आपका आइडियल होगा आप उसी के मुताबिक उसी की तरफ बढ़ेंगे ना। अगर हमारा आइडियल भी कौन सा होगा भाई, हम अगर 10वें नंबर पे आए, हमारा कौन 8वें नंबर वाला, वो सही बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्किंग के लिए कौन सूटेबल होता है पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल पे हो, टॉप परफॉर्मर हो। अच्छा, बेंचमार्किंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, बेंचमार्किंग की डिफरेंट है। इनमें से कुछ बेंचमार्किंग की टाइप्स आसान है, कुछ मुश्किल है। मैं आपको बेंचमार्किंग की टाइप्स बताऊंगा, आपने बताना है कौन सी टाइप सबसे मुश्किल है। स्टार्ट करें। बेंचमार्किंग का मकसद समझ आ गया, क्या है, अपने प्रोसेस को, अपने ऑपरेशंस को कंपेयर करना टॉप परफॉर्मर के साथ, ओके। बेंचमार्किंग की एग्जांपल है, पहली एग्जांपल इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या है,
अपनी ही कंपनी के एक सेक्टर को, एक डिपार्टमेंट को अपनी ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करना। ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप वाले हैं, शेल वाले फॉर एग्जांपल, क्या कहते हैं? कहते हैं भाई हमारा ये जो वादत रोड वाला है ब्रांच है, जो स्टेशन है, वहाँ पे जो जीपी रेशियो है वो 30% है, और ये जो हमारा ये जो मिनी मार्केट वाला पेट्रोल पंप है, इस पे 20% है। तो लगता है मिनी मार्केट वाले में कुछ गड़बड़ चल रही है, इधर जीपी रेशियो 20% है, वादत रोड वाले जीपी पे 30% है। तो अब देखें, प्रोडक्ट तो सेम सेल हो रही है, प्राइस भी सेम है, वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी भी सेम, तो बताइए जीपी रेशियो सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसे कंपेयर करते हैं हम अपने ही एक डिपार्टमेंट को, एक ब्रांच को अपनी ही बिजनेस की किसी दूसरी ब्रांच के साथ, तो ये क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग। इसमें आपको पता चलता है कि दूसरी ब्रांच में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो क्या है। समझते हैं कैसी बेंचमार्किंग होनी चाहिए? यह है इंटरनल बेंचमार्किंग। डन। आगे चलते हैं। जैसे वो यही कह रहा है कि अगर एक कंपनी डिफरेंट सिटीज में ऑपरेट कर रही है और एक सिटी में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट है, दूसरी सिटी में रिजल्ट्स डिफरेंट है, तुम क्या करते हैं? दोनों सिटीज को आपस में कंपेयर, इंटरनल कंपनी के अंदर ही सारा कंपैरिजन हो रहा है। ये गालिबन सबसे आसान बेंचमार्किंग है, सब कुछ आपके हाथ में। दूसरा बेंचमार्किंग, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग क्या है? आपने अपने ऑपरेशंस को कंपेयर करना है किसके साथ? अनदर इंडस्ट्री लीडर के साथ, किसी दूसरी इंडस्ट्री के लीडर के साथ अपने ऑपरेशंस को कंपेयर करना। अच्छा, यहां अजीब बात है भाई, फर्ज कीजिए अगर मेरी कंपनी है, पार्सल भिजवाते हैं हम, टीसीएस स्टाइल कंपनी, तो मैं कितनी देर में कस्टमर को पार्सल डिलीवर करता हूं? मैंने अगर इस ऑपरेशंस को कंपेयर करना है तो मैं कंपेटिटर के साथ किसी दूसरी पार्सल डिस्पैच करने वाली कंपनी के साथ कंपेयर करूं तो भी बात समझ आती है। ये तो बेंचमार्किंग बनता है। भाई मैं पार्सल पिज्जा डिलीवर करने वाली कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा तो क्या ये कंपैरिजन हो सकता है? पार्सल डिलीवर करने वाली इंडस्ट्री अलग है, पिज्जा डिलीवर करने वाली इंडस्ट्री अलग है, लेकिन अगर आप देखें ना, ये काम का तरीका, जो ऑपरेशन है ना, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ऑफिस से सामान उठाया और कस्टमर के घर तक पहुंचाया, ये टास्क दोनों में सेम है। तो मैं हो सकता है कोरियर वाले, मैं कोई मेरे राइडर जो है ना वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको एड्रेस मिलता नहीं है, कई दफा घरों में डिलीवर कर जाते हैं, लेकिन ये जो पिज्जा डिलीवर करने वाले लोग हैं ना, ये एग्जैक्ट 30 मिनट के अंदर वो पिज्जा डिलीवर कर देते हैं। ये चक्कर क्या है? मेरी पार्सल बनाने वाली पार्सल सेंड करने वाली कंपनी है, क्या मैं पिज्जा बनाने वाली कंपनी के सीईओ के पास बैठ के उससे इनसाइट हासिल कर सकता हूँ? वो मुझे बताए, ओके सर हम करते पता है क्या है, हमने अपने रीजन डिवाइड किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी राइडर जो है वो अवेलेबल हो हम उसको सामान लेके भेज देते हैं, नहीं, रीजन डिवाइड किए हुए हैं। अब एक राइडर चूंकि उसने पूरा साल उसी रीजन में रहता है, तो शुरू में हफ्ता 10 दिन उसे प्रॉब्लम होती है, महीना, लेकिन उसके बाद उसे रास्ते सारे याद हो जाते हैं, बल्कि रेगुलर कस्टमर के तो नाम भी याद होते हैं, तो हेलो हाय भी हम करवा देते हैं ताकि कस्टमर हमारा रिटेन रहे, वैल्यू एडेड सर्विस। हमने कहा अच्छा, हम तो ये करते थे कि जो भी राइडर अवेलेबल होता था ना, हम उसको फ्री बैठा होता था उसको कहते भाई ये जाके डिलीवर करा। कहते नहीं हम ऐसे नहीं करते। और फिर ऐसा नहीं करते कि जैसे कोई शिपमेंट आई फौरी तौर पर डिस्पैच करने के लिए चले गए, नहीं, हम 6 घंटे में हमने अपना बैच प्रोसेसिंग करते हैं। 6 घंटे तक हमारे जितने भी पार्सल आते हैं उनको इकट्ठा करते रहते हैं। 6 घंटे बाद एक ही दफ़ा हम उसको डिस्पैच करवाते हैं, राइडर को देके भेजते हैं, ताकि उस एरिया में जितने भी 6 घंटे के अंदर डिलीवरी हुई है, हर पार्सल को अगर अलग अलग डिलीवर करेंगे हमारी कॉस्ट बढ़ती है। अब ये मैं सीख रहा हूं बिजनेस करना, और किससे सीख रहा हूं भला? किसी दूसरी इंडस्ट्री। याद रखे वो मेरी कंपेटिटर नहीं है, सिमिलर बिजनेस नहीं है, वो क्या है? अनदर इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी हो सकता है। अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग अच्छी है, मिलना जुलना अच्छा है, तो दूसरी कंपनी जो है वो उसको कोई कबाहत नहीं होगी, वो कहेंगे ठीक है सर आया, हम आपको बताते हैं हम किस तरीके से काम करते हैं, आप अपने ऑपरेशन को इंप्रूव करें।
ठीक है। अब सीए फर्ज कीजिए, मैंने इसमें कोई चीज़ बच्चों को कैसे समझानी है, ठीक है, या मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, ये मैं से एक ऑप्शन तो ये है मैं सीए के ही किसी दूसरे टीचर से पूछ लूंगा कि सर मुझे बताइए कैसे। एक क्या भाई मैं सीए का टीचर हूँ, क्या बीए के टीचर से मैं सीख सकता हूँ सर बच्चों को कैसे पढ़ाना है? मैं बिल्कुल भाई, वो है फील्ड डिफरेंट है, इंडस्ट्री डिफरेंट है भाई, काम तो वो भी कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं वो भी, हम भी वही कर रहे हैं। तो हो सकता है उधर किसी टीचर का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से कुछ ऐसी टिप्स का पता हो जो हमें नहीं पता, क्योंकि गाइडेंस ले सकते हैं बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि सीए का टीचर अगर बीए वाले से गाइडेंस ले, मोस्ट प्रोबेबली आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर सीए का टीचर किसी सीए के दूसरे टीचर से गाइडेंस लेने की कोशिश करे, थोड़ा सा मुश्किल है। ये अगली बेंचमार्किंग है। क्या है नेक्स्ट बेंचमार्किंग क्या है? कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में और कंपेटिटिव बेंचमार्किंग में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, क्या? जो ऑपरेशनल बेंचमार्किंग है ना, वो अपने ऑपरेशन को कंपेयर करना है अनदर इंडस्ट्री के ऑपरेशन के साथ। क्या डिफरेंट इंडस्ट्री में सेम ऑपरेशन हो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। एग्जांपल आपके सामने है, डिलीवर करना है, पिज्जा वाले भी डिलीवर करते हैं, कोरियर वाले भी डिलीवर करते हैं, ठीक है। स्टोर करना है चीजों को, लाइब्रेरी में जो बुक शॉप्स होती हैं वो भी स्टोर करते हैं अपना सामान। जो जूते बेचते हैं शू में, वो भी अपने स्टोर करते हैं, उन्होंने भी हिसाब लगाया होता है भाई 8 नंबर का इधर है, 10 नंबर का इधर है। लाइब्रेरी वालों ने भी रखा होता है भाई ये वाली बुक इधर स्टोर की है, ये वाली बुक इधर स्टोर करी है, तो दोनों में स्टोरेज, लेकिन इंडस्ट्री क्या है? डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट इंडस्ट्री अगर मिलते जुलते ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हो जो हमारे यहाँ, उनसे सीखा जा सकता है? हाँ, अगर मैं लीडर है बिल्कुल सीखे कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं वो। तो ऑपरेशनल बेंचमार्किंग और कंपैरेटिव बेंचमार्किंग क्या है? अपने ऑपरेशंस को अपनी ही इंडस्ट्री के टॉप लीडर, यानी आसान अल्फाज में अपने कंपैटिटर के साथ कंपेयर करो, इसलिए तो उसका नाम कंपैरेटिव बेंचमार्किंग पड़ा। आपके ख्याल में कौन सी वाली बेंचमार्किंग अभी तक सबसे ज्यादा मुश्किल है? इंटरनल, ऑपरेशनल या कंपैरेटिव? कंपैरेटिव बेंचमार्किंग में अमूमी तौर पे आपके पास सपोर्ट नहीं होती। इंटरनल में तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो ऑपरेशनल बेंचमार्किंग है, इसमें भी अगर अच्छे ताल्लुकात हो ना थोड़े से भी, तो आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं। कंपैरेटर आपको धक्के दे के अपनी कंपनी से बाहर निकालेगा, वो नहीं दिखाएगा क्या वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और हमारे लिए अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है शायद ये ज्यादा, क्योंकि देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या हमेशा इसी बात के ऊपर जोर दे रहा है क्या, कि आपने ये देखना है कंपैरेटर से कैसे आउट परफॉर्म करना। तो हमारे लिए ये जानना प्रोबेबली सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंपैरेटर्स के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन यही काम सबसे मुश्किल है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वही सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। चले यार उसकी तरफ अभी आते हैं, उसका भी हल है। लास्ट बेंचमार्किंग वो क्या है? कस्टमर बेंचमार्किंग। कस्टमर बेंचमार्किंग क्या? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। कस्टमर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक होगा कस्टमर एंग्री। एंग्री कब होगा? जब एक्सपेक्टेशन कस्टमर की ये है हमारी परफॉर्मेंस उससे कम है, कस्टमर एंग्री है, कंपनी बंद हो जाएगी इन करीब। एक है एक्सपेक्टेशन को अचीव करना, इसमें कस्टमर सेटिस्फाइड है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी परफॉर्मेंस भी हुई। आप अपनी परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? बेंचमार्किंग कंपैरिजन का नाम है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ, इसमें कस्टमर सेटिस्फाइड है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से इंक्रीज कर गई है तो इसमें कस्टमर क्या है? डिलाइटेड कस्टमर है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, तो यह कंपैरिजन करना। और मुझे याद आ गया मार्केटिंग की किताब में उसने टेक्निक बताई थी। टेक्निक क्या बताई थी? उसने कहा था अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को डाउनग्रेड बताओ। अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर्स है ना, आपके 10 फीचर्स हैं, कस्टमर को 7 फीचर बताओ। जी बात है, 10 होते हैं, लोग तो 20 बताते हैं। उसमें क्या लिखा था? अजीब स्ट्रेटजी। उसने कहा 7 बता। 7 क्यों? उसने कहा क्योंकि बहुत ज्यादा कस्टमर में फर्क नहीं पड़ेगा 3 फीचर्स की वजह से। कस्टमर को अगर आपने एक चीज कमिट कर ली ना, उसमें 1% भी आपने कम किया, कस्टमर एतराज उठाएगा और एतराज उठाने में हक बजाने में। लेकिन जो आपने कमिट किया, अगर आपने 1% भी उससे एक्स्ट्रा परफॉर्म कर दिया, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी नजर आएगी, कहेगा जो कहा था उससे ज्यादा करके दिखाया।
तो इंटेंशनली कस्टमर को डिलाइट करने का तरीकाकार क्या है, अपनी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है आपकी उसको थोड़ा डाउन करके, कभी जिंदगी में मौका मिला इसको ट्राई करके देखिएगा, कस्टमर जो है वो थोड़ा ज्यादा खुश होता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए अगर ये कह दे भाई ईद के दिनों में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सपोर्ट अवेलेबल रहेगी, फर्ज कीजिए, ऐसे है नहीं, फर्ज कीजिए कह दो, ऑनलाइन में स्टूडेंट एक दफा कहेंगे सर बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी के दिनों में सर्विस बहुत अच्छी बात, फिर उसके बाद जब ईद वाले दिन नमाज के फौरन बाद वो मैसेज करेंगे और हमारी टीम उधर का साइड ढूंढ रही होगी, जवाब नहीं मिलेगा उनको, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे नहीं सर आपने जो कहा था वो करके नहीं दिखाया, वो पॉजिटिव मैसेज और वही नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैसेज ये किया जाए, जो कि अमूमी तौर पे होता है कि ईद के दिनों में ऑनलाइन स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, जो 3 दिन है इधर आप भी छुट्टी मनाए, आपने मनाया हमें छुट्टी मनाने दें, ये मैसेज कर कोई इतराज तो नहीं करेगा, बट ठीक है किसी से भी कहेंगे, वो कहेंगे घर वालों से कहेंगे, घर वाले कहेंगे वो भी इंसान है उनको ईद मनाने दो। लेकिन अगर इसमें हर रोज शाम को कोई घंटा 2 घंटे के लिए हमारा टीम मेंबर उनको जवाब देता रहे, तो ये कस्टमर डिलाइटेड होगा कि नहीं, ऐसा देखें उन्होंने हालांकि जिम्मेदार नहीं थे, बता भी दिया था कि जवाब नहीं देंगे, छुट्टी के दिन है, लेकिन उसके बावजूद ईद वाले दिन में जवाब देते रहे, डिलाइटेड। फर्क समझ रहे हैं? तो बजाय ये कि कस्टमर से पहले ही ज्यादा कमिट करे, क्या है उसे हाँ ना दे, 100% कमिट करके 90% देने से बेहतर है 50% कमिट करके 60% दे दे, ये मैसेज है कस्टमर बेंचमार्किंग। समझ आई बात? चलिए आगे चलते हैं। हाँ बाबा खत्म होगी, बस एक सबसे मुश्किल चीज बतानी है, बस क्या बोला भाई, बेंचमार्किंग के मैंने 4 टाइप्स बताई आपको, कौन सी टाइप्स बताई भला? इंटरनल बेंचमार्किंग, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, कंपैरेटिव बेंचमार्किंग, कस्टमर बेंच। इसमें कंपैरेटिव बेंचमार्किंग और ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में क्या फर्क था? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में अपने सिमिलर प्रोसेस को किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपैरेटिव बेंचमार्किंग में सारी बेंचमार्किंग बताइए सबसे मुश्किल कौन सी बेंचमार्किंग? कंपैरेटिव। तो मुझे जरा बताइए कंपैरेटिव बेंचमार्किंग का तरीकाकार क्या है, बताएं बताएं। हाँ प्रोडक्ट को, शाबाश, मार्केट में कंपैरेटर का बर्गर बेहतरीन है, क्या करें, ऑपरेशन करें उसके प्रोडक्ट का, लेबॉर्ट्री में ले आए, खोल के देखें भैया क्या क्या मिलाता है, पता चले थोड़ी सी चर्बी भी मिलाता है, इसीलिए मशहूर है बर्गर। हाँ हम कहे ठीक है हम अफीम मिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीकाकार ये है, कस्टमर की प्रोडक्ट को एनालाइज करो, लोग ऐसे करते हैं। इसके अलावा और क्या तरीकाकार है? अपना कोई बंदा, हाँ शाबाश, अपना, ये थोड़ा सा अनएथिकल है, ये उसने बताया नहीं हुआ लेकिन ऐसे होता है, अपना कोई बंदा उनके पास भेज दे या उनका कोई बंदा अपने पास ले आए, शाबाश, ये भी बेंचमार्किंग, वो बता देगा आपको सारे ऑपरेशन। एम्प्लॉयज का ये होता है कि 20-25% ज्यादा सैलरी मिल जाए ना तो इजीली ये क्विट करने का डिसीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी को ऑफर करके, या उसको ये भी कहा जाता है भाई आप उधर ही रहे, उनका काम करते रहे, बस कभी कभी हमें ना व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज कर दिया करें, वो कर दे। एक और क्या तरीका है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, ये बहुत ही आसान तरीका है और कई दफा मिस किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखिए, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें क्लाइंट के अंदर की बातें बता देती है। ठीक है, नहीं मेंबर नहीं बन जाए, मेंबर बन जाए तो वो आपको अपनी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स नहीं देंगे। मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंशियल मैटर का नहीं पता होता, डायरेक्टर को पता होता है। ठीक है, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, उनकी रेशियोज का एनालिसिस करें, उससे भी इंफॉर्मेशन सामने आती है। कंपनी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद होती है, एग्री करते हैं, अब वो पढ़ लो। अगर पब्लिक कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट बिजनेस है, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑप्शन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से पूछो भाई क्यों आप उधर ही जाते हैं, क्यों आप उसी की चीज खरीदते हैं, हम भी तो मोबाइल बेच रहे हैं। सैमसंग वाले कह दें आईफोन वालों से, आईफोन वाले भैया तुम क्यों उधर जाके आते, सैमसंग ये भी तो मोबाइल, ये तो वही काम करता है, तो कस्टमर फिर बताएगा। तो कस्टमर से भी इंटरव्यू किया जा सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है कस्टमर से, और फिर प्राइस एंड फीचर कंपैरिजन, खुद भी आप कंपैरिजन कर लें। वेबसाइट पे जाएं, देखिए आपके क्या फीचर्स हैं, कंपैरेटर क्या फीचर्स हैं, चेकलिस्ट बनाएं, आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं कंपैरेटिव बेंचमार्किंग के। सबसे अच्छा तरीका आपको कौन सा लगा भला इसमें? बंदा हायर कर लें, हाँ बस सारी जिंदगी आसान हो, सारी।
ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा तरीका है वो है प्रोडक्ट रीटेस्टिंग। जो प्रोडक्ट है कंपेटिटर्स की उसको खुद इस्तेमाल करें और आपको पता होगा कि वो क्या, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है जी। बहरहाल ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं कंपैरेटिव बेंचमार्किंग की। तो कुछ समझ आया आपको? आज के लेक्चर में 2 कंसेप्ट हमने कौन से सीखे? नंबर 1 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सीखा, नंबर 2 बेंचमार्किंग सीखा। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में क्या सीखा हमने कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और केपीआई का क्या रिलेशनशिप है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव करने का, क्वांटिफाइबल टर्म्स में कन्वर्ट करने का नाम केपीआई है। ठीक है। और वो 6 स्टेप अप्रोच क्या है जॉनसन की? आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को, फिर आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंस करना है, उसको अचीव करने के लिए बिल्ड करना है कॉम्पिटेंस को, केपीआई एस्टेब्लिश करना है और फिर इम्प्रूव करना है और केपीआई के साथ कंपेयर करते रहना है अपनी परफॉर्मेंस। और बेंचमार्किंग में क्या सीखा हमने? बेंचमार्किंग की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इंटरनल है, ऑपरेशनल है, कंपैरेटिव है, कस्टमर बेंचमार्किंग है। इसमें सबसे मुश्किल कौन सी है? जिसमें हमारे पास सपोर्ट नहीं होती, कंपैरेटिव बेंचमार्क। तो कंपैरेटिव बेंचमार्किंग के तरीकाकार कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग, कस्टमर इंटरव्यू और लास्ट फीचर्स कंपैरिजन। और वो जो उसने नहीं बताया वो क्या है? एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय हायर कर ले उसका। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा, आज की असाइनमेंट, आज होम असाइनमेंट आपको मिली है, ठीक है। कलर परसों नहीं थी, आज के लेक्चर होम असाइनमेंट। इसको आपने रीडिंग नहीं करनी, सिर्फ रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना। आज की होम असाइनमेंट को रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।